हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, अभी आने वाले कुछ दिनों में हम लोग इतिहास पढ़ेंगे और इतिहास के लिए मैंने ये चैनल बनाया है सीजीपीएससी मेंस के पेपर 3 के लिए। सीजीपीएससी मेंस के पेपर 3 का पहला पार्ट कौन सा है? भारत का इतिहास। कौन सा पहला पार्ट? भारत का इतिहास, जो कि 75 मार्क्स का है। उस 75 मार्क्स को कवर करने की कोशिश हम लोग करेंगे यहाँ पर। ठीक है, आप सब इसके लिए रेडी है कि नहीं है? ठीक है, चालू करते हैं। इतिहास, इतिहास है क्या? प्राचीन काल में या अतीत में जो भी ऐसी घटनाएं हुई, जो भी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनका कोई भी ऐतिहासिक या सामरिक महत्व है, जिसका कोई भी ऐतिहासिक या सामरिक महत्व है, उसे क्या बोलेंगे? इतिहास बोलेंगे। सपोज दैट मेरे मोहल्ले में कल मारपीट हुआ है, तो वो इतिहास नहीं कहलाएगा। वो इतिहास नहीं कहलाएगा क्योंकि उसका इफेक्ट कुछ भी नहीं पड़ा है, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है। लेकिन जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और मुगल वंश की स्थापना की, तो भारत के इतिहास में मुगल वंश का एक नया अध्याय जोड़ा गया, जिसने भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी कारण ये क्या है? इतिहास के अंतर्गत कहलाएगा, इतिहास के अंतर्गत आएगा। अब इतिहास को ब्रॉडली तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है? प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। कौन कौन सा है? प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। जब मैं यहां पर बोल रहा हूं रिपीट करने के लिए, तो आप लोग अपने घर में रिपीट कीजिएगा। ठीक है, और जोर से बोल के रिपीट कीजिएगा, क्योंकि जब हम बोल के पढ़ते हैं तब हमको याद रहती हैं चीजें। सबको जॉनी वानी वाला राइम याद है कि नहीं है? ठीक, क्यों याद है? क्योंकि बचपन में जब भी कोई मेहमान आ रहे हैं तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं? बेटा गा के सुनाओ। ठीक है, इतने बार रिवीजन हो गया कि सबको याद है। वैसे ही इसको पढ़ के बोलना है, सबको याद हो जाएगा। इतिहास को मेजरली तीन पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन से हैं? प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, यहां तक। मानव सभ्यता फिर मानव जीवन के प्रारंभ से लेकर 5000 BC यानी कि 5000 ईसा पूर्व तक का समय क्या कहलाया है? प्राग ऐतिहासिक काल कहलाया है। क्या कहलाया है? प्राग ऐतिहासिक काल। एक क्वेश्चन बनता है यहां पर कि किस आधार पर इतिहास को तीन पार्ट में बांटा गया। अब ऐसा तो नहीं कि मन में बांट तीन पार्ट में। ठीक, कुछ ना कुछ रीजन है। रीजन क्या है कि इन अलग अलग कालक्रम में मानव कैसा जीवन व्यतीत कर रहा है, और इस काल को जानने के लिए कोई लिपि मौजूद है या नहीं। क्या बोल रहा हूं मैं? इस अलग अलग कालक्रम में मानव कैसा जीवन व्यतीत कर रहा है और इस कालक्रम को जानने के लिए कोई लिपि मौजूद है या नहीं, इस आधार पर ही इतिहास को तीन अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल जब मानव असभ्य था और उस समय कोई भी लिपि मौजूद नहीं। मानव कैसा है? असभ्य है। लिपि है क्या? लिपि मौजूद नहीं है। क्वेश्चन एक अराइज होना चाहिए कि जब कोई लिपि है नहीं, तो फिर इस काल को हम लोग जानेंगे कैसे? ठीक है, ध्यान देना। इस समय मनुष्य शिकार के लिए तरह तरह के औजार बना रहा है, पत्थरों के द्वारा। किनके द्वारा? पत्थरों के द्वारा तरह तरह के औजार बना रहा है। और इन ये औजार जो है, अब जब हम लोग खुदाई कर रहे हैं तो ये औजार विभिन्न स्थानों से प्राप्त हो रहे हैं, और इन औजारों के आधार पर ही, इन पत्थर के औजारों के आधार पर ही इस प्राग ऐतिहासिक काल का फर्दर सब डिवीजन किया गया है। पूरे किसमें? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पाषाण काल और नव पाषाण काल में इनका फर्दर डिवीजन किया गया है प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। ठीक है, अब आते हैं किसमें? आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल 5000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का समय क्या कहलाया है? आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। फिर से बोल रहा हूं मैं, 5000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का समय आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। इस आद्य ऐतिहासिक काल को फिर से दो पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, इस आद्य ऐतिहासिक काल को फिर से दो पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन सा है? सिंधु घाटी की सभ्यता
और वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता। ध्यान देना, वैदिक सभ्यता कैसी है? ग्रामीण है। कैसी है? ग्रामीण है। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है। पहले कौन सा हुआ है? सिंधु घाटी। सिंधु घाटी सभ्यता पहले आई है और वैदिक सभ्यता बाद में आई है। 2 मिनट होल्ड कीजिए, सुनिए मेरी बात, ठीक है। ध्यान देना, किसी भी शहर का या किसी देश का विकास कैसे होता है? सपोज कोई जंगल बसा हुआ है, जंगल बसा हुआ है, वहां पर कुछ लोग आके बस गया, एक परिवार आके बस गया, कुछ लोग आके बस गए, तब क्या बनेगा? क्या बनेगा? बोलना चाहिए गांव बनेगा। क्या बनेगा? गांव बनेगा, मोहल्ला बनेगा, गांव बनेगा। गांव के बाद क्या बनेगा? कस्बा बनेगा। कस्बे के बाद शहर बनता है ना, कस्बे के बाद शहर बनता है। इसी कारण जो आरंभिक इतिहासकार हैं उनका क्या मानना था कि जो वैदिक सभ्यता जो कि ग्रामीण है वो पहले आई है और नगरीय सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो बाद में आई है। लेकिन जब रेडियो कार्बन डेटिंग की गई तब समझ में आया क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से पहले की है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से पहले की है। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है? नगरीय सभ्यता है। और वैदिक सभ्यता कैसी है? ग्रामीण सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता। टाइम पीरियड सुन लीजिए, 2300 ईसा पूर्व से लेकर 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक का समय सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है? टाइम पीरियड है। 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक का समय क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम। ठीक है, इसके बाद कौन सभ्यता आ गई? वैदिक सभ्यता। कब से कब तक? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का समय। यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के अंत कैसे हुआ इस बारे में पुरातत्ववेत्ताओं के, इतिहासकारों के अलग अलग मत है, अलग अलग मत है। उस मत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का मतलब क्या है? जिस कालखंड में या जिस कालक्रम में वेदों की रचनाएं हुई उसको हम लोग क्या बोले हैं? वैदिक सभ्यता। क्या बोले हैं? वैदिक सभ्यता। कितने वेद हैं? कुल कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। कौन कौन सा? रिपीट कीजिए एक बार, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इस वैदिक सभ्यता को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इस वैदिक सभ्यता को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। कौन कौन सा? ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जिस कालक्रम में या जिस कालखंड में ऋग्वेद की रचना हुई इसको हम लोग क्या बोले हैं? ऋग्वैदिक काल। और बाद में जो अन्य 3 वेद है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिन कालक्रम में इन तीनों वेदों की रचनाएं हुई हैं उसको हम लोग क्या बोले हैं? उत्तर वैदिक काल। क्या बोले हैं? उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद का टाइम पीरियड क्या है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। कब से कब तक है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1000 ईसा पूर्व क्या हुआ था इस समय? इस समय हुई थी लोहे की डिस्कवरी। क्या हुई है? लोहे की डिस्कवरी, जिसने मानव जीवन को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। जिसने मानव जीवन को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। क्या है वो चीज? लोहे की डिस्कवरी। जब लोहा डिस्कवर हो, इस लोहे की खोज हो गई, तब क्या है? अब शिकार करना आसान है। अब शिकार करना आसान है, भवन निर्माण आसान है, ठीक है। और अब सैनिकों के लिए हथियार बनाना भी आसान है, ठीक है। इसी कारण क्या हो रहा है? अब लोग स्थायी जीवन जीना प्रारंभ करेंगे। लोग अब स्थायी जीवन जीना प्रारंभ करेंगे और धन संपत्ति की लालसा अब बढ़ने वाली, धन संपत्ति की लालसा अब बढ़ने वाली। लोग क्या चाहेंगे कि ज्यादा धनी हो, उनके पास अधिक भूमि हो, उनके पास अधिक धन संपदा हो। मतलब क्या है? इस चीज के लिए अब लोगों के मध्य संघर्ष होने वाला है, ठीक है। ऋग्वैदिक काल कैसा था? कबीलाई था। समाज कैसा था ऋग्वैदिक काल में? कबीलाई समाज है। लोग कबीलों में रहते हैं, ठीक है। कैसे रहते हैं? कबीलों में रहते हैं। इस काल में, ऋग्वैदिक काल में, जो सबसे बड़ी इकाई है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? जन। क्या बोलते थे? जन। जिसके प्रमुख हम लोग क्या बोलते हैं? राजन, गोप या फिर गोपति। क्या बोल रहा हूं? सुनिए फिर से, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में जो व्यवस्था बनाई गई, राजनीतिक व्यवस्था, उसके अंतर्गत जो सबसे बड़ी इकाई उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जन। जिसके प्रमुख को राजन, गोप या गोपति कहते हैं। क्या बोलते हैं? राजन, गोप या गोपति। जब उत्तर वैदिक काल है, मतलब जब लोहे की डिस्कवरी हो गई है
और जिस कालक्रम में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की रचना हुई है, उस काल में क्या हो रहा है, ये जन अब आपस में संघर्ष करने लगे हैं। ये जन आपस में संघर्ष करने लगे हैं और एक दूसरे जन के ऊपर कब्जा करना, दूसरे जन के ऊपर कब्जा करना प्रारंभ कर दिए हैं। दो या दो से अधिक जन मिलकर आपस में क्या बने हैं, जनपद बने। क्या बने हैं, जनपद। मतलब जो इकाई ऋग्वैदिक काल में क्या थी, जन, अब सबसे बड़ा इकाई क्या हो गई है, जनपद हो गई। कब, उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में अब सबसे बड़ी इकाई क्या हो गई है, जनपद हो गई है। और बाद में इन जनपदों के मध्य भी सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष प्रारंभ होगा। ठीक है, सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष प्रारंभ होगा और जनपद, बृहद जनपदों के बीच क्या होगा, टकराव होगा। और दो जो जीत गया वो जनपदों को आपस में मिला लेगा और कई जनपद आपस में मिलकर क्या बनेंगे, महाजनपद बनेंगे। क्या बनेंगे, महाजनपद। क्या बनेंगे, महाजनपद। आते हैं कब इसमें, ऐतिहासिक काल। किसमें आते हैं, ऐतिहासिक काल में। कब से कब तक टाइम पीरियड, 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व से लेकर भारत की आजादी तक, मतलब 1947 ईस्वी तक। यहां पर क्या था, ईसा पूर्व था, अब क्या हो गया है, ईस्वी में। 600 ईसा पूर्व से लेकर 1947 एडी तक का समय क्या कहलाया है, ऐतिहासिक काल कहलाया है। क्या कहलाया है, ऐतिहासिक काल। इस ऐतिहासिक काल को फिर से 3 पार्ट में बांटा गया। कौन कौन सा, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन का टाइम पीरियड क्या है, 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 एडी। 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी। हम लोग अभी क्या पढ़े हैं, विभिन्न जनपद मिलकर क्या बन गए हैं, महाजनपद। मतलब महाजनपद काल से लेकर 712 ईस्वी तक। 712 में क्या हुआ है, इस समय भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ है, जब मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर नाम के राजा के क्षेत्र पर आक्रमण किया था। बात कब की है, 712 एडी। मतलब महाजनपद काल के प्रारंभ से लेकर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण तक का समय कहलाया है प्राचीन भारत का इतिहास कहलाया है। यहाँ पर महाजनपद काल के अंतर्गत पढ़ेंगे क्या, बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। उसके बाद क्या है, मौर्योत्तर काल आएगा। फिर एक महत्वपूर्ण वंश है, कौन सा, गुप्त वंश। कौन सा वंश है, गुप्त वंश। और उसके बाद आता है क्या, गुप्तोत्तर काल। मौर्योत्तर और गुप्तोत्तर आपके मेंस के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर मध्यकालीन भारत का इतिहास। 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक का समय। 712 से लेकर 1707 ईस्वी तक का समय क्या है, मध्यकालीन भारत का इतिहास कहलाता है। ठीक है, 712 में क्या हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। 1707 में क्या हुआ है, एक मुगल बादशाह है, आखिरी शक्तिशाली मुगल बादशाह, नाम है औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई है, 1707 ईस्वी में। कब मृत्यु हुई है, 1707 ईस्वी में। मतलब क्या है, प्रथम मुस्लिम आक्रमण से लेकर औरंगजेब की मृत्यु तक का समय कहलाया है मध्यकालीन भारत का इतिहास कहलाया है। ठीक है, लास्ट में क्या है, आधुनिक भारत का इतिहास। औरंगजेब की मृत्यु से लेकर भारत की आजादी तक का समय, फिर से बोल रहा हूं मैं, औरंगजेब की मृत्यु से लेकर भारत की आजादी तक का समय, मतलब 1707 से लेकर 1947 तक का समय कहलाया है आधुनिक भारत का इतिहास कहलाया है। ठीक है, इसमें यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ, सबसे पहले पुर्तगाल लिया, फिर डच है, ब्रिटेन आया, डेनिश वाला है, फिर फ्रांस वाला है। इनमें से एक बहुत बड़ी शक्ति कौन सी है, ब्रिटेन। ब्रिटेन ने कैसे भारत को अपना उपनिवेश बनाया, जिसके अंदर उन्होंने अन्य यूरोपियन कंट्री से लड़ाई लड़ी और भारतीय शासकों से भी लड़ाई लड़ी। कैसे उन्होंने भारत पर कब्जा किया, अपन को पढ़ना है। उनकी भू राजस्व व्यवस्था कौन सी थी, भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, गांधी जी के कौन कौन से आंदोलन है, ये सब हम कहां पढ़ेंगे, आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ेंगे। ठीक, ध्यान देना, मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा क्या, मध्यकालीन। क्या स्टार्ट करने वाला हूं, मध्यकालीन भारत का इतिहास, फिर पढ़ेंगे आधुनिक, फिर पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल, फिर सिंधु सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता, लास्ट पढ़ेंगे प्राचीन। ये मेरा तरीका पढ़ाने का और मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं क्या, मध्यकालीन भारत का इतिहास। जान लीजिए आपको पढ़ना क्या है, मध्यकाल में आपको पढ़ना क्या है।
पहले क्या लिखा है यहाँ पर, आरंभिक आक्रमण। क्या लिखा है, आरंभिक आक्रमण। मतलब क्या है, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ना है। कब, आरंभिक आक्रमण में। क्या बोल रहा हूं मैं, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ना है आरंभिक आक्रमण में। वो मोहम्मद गौरी के गुलाम ही है कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की है। इसी कारण सल्तनत पढ़ने से पहले आरंभिक आक्रमण पढ़ना बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। सल्तनत पढ़ना, उसके बाद इसके अंदर हम 5 वंश पढ़ेंगे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। फिर पढ़ेंगे मुगल वंश, कैसे बाबर आया भारत में, लोधी वंश को समाप्त किया और कैसे मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ये अपन को पढ़ना है किसे, मुगल वंश में। फिर आता है विजयनगर साम्राज्य। जब भारत में दिल्ली सल्तनत चल रहा है, कहां पर, नॉर्थ में यानी दिल्ली में, ठीक उसी समय पर दक्षिण भारत में एक मजबूत हिंदू साम्राज्य कौन सा है, विजयनगर साम्राज्य। कौन सा है, विजयनगर साम्राज्य। जिस समय दिल्ली में तुगलक वंश शासन कर रहा है, ठीक उसी समय पर दक्षिण भारत में एक नवीन राजवंश की स्थापना हुई। नाम क्या है, विजयनगर साम्राज्य। बगल में या ऊपर में बोलना चाहिए एक और साम्राज्य है, बहमनी साम्राज्य, लेकिन वो आपके मेंस के सिलेबस में नहीं है, इसलिए यहां पर नहीं लिखा हूं मैं। और कौन सा है, भक्ति एवं सूफी आंदोलन, वो अपन को पढ़ना है। और लास्ट में पढ़ना है क्या, मराठों का अभ्युदय। ये आपका सिलेबस का एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन, एक ब्रॉड व्यू है। एक बार देख लीजिए इसको, ठीक है। तो बात है अपन टॉपिक पे, हमने स्टार्ट किया क्या, मध्यकाल स्टार्ट कर दिया, मध्यकाल स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। बताऊं क्या टाइम पीरियड क्या है, 712 से लेकर 1707 ईस्वी तक का समय क्या कहलाया है, मध्यकाल कहलाया है। मतलब जब प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ तब से लेकर औरंगजेब की मृत्यु तक का समय क्या कहलाया है, मध्यकाल कहलाया है। अब ऐसा नहीं है कि अचानक से आक्रमण कर दिया, हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। और मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, ये जानने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड जो होते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। जब इस्लाम का उदय, जब मुस्लिम धर्म की स्थापना हुई, चलते हैं उधर, ठीक है। पढ़ते हैं क्या, इस्लाम का उदय। संस्थापक कौन है इस्लाम धर्म के, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। कौन है संस्थापक, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब जी। जन्म कब हुआ इनका, 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। जन्म कहां हुआ है, मक्का में। कहां हुआ जन्म, मक्का में हुआ है। संस्थापक कौन है, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब जी। जन्म कहां हुआ है, मक्का में हुआ है। कब हुआ है, 570 ईस्वी में हुआ है। माता जी का नाम क्या है, अमीना बेगम। क्या नाम है, अमीना बेगम। पिताजी का नाम क्या है, अब्दुल्ला। ठीक है, रिपीट करते फिर से। संस्थापक कौन है इस्लाम धर्म के, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब जी। माता जी का नाम क्या है, अमीना बेगम। पिताजी का नाम क्या है, अब्दुल्ला। जन्म कब हुआ है, 570 ईस्वी में। जन्म स्थान कौन सा है, मक्का। ठीक है। जब ये 25 वर्ष के हैं, जब पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब जी 25 वर्ष के हैं, तब इनका विवाह एक 40 वर्षीय विधवा महिला से हुआ है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, जब पैगंबर साहब 25 वर्ष के थे तब इनका विवाह एक 40 वर्षीय विधवा महिला से हुआ है। नाम क्या है उनका, खादीजा बेगम। क्या नाम है, खादीजा बेगम, जो कि एक 40 वर्षीय विधवा महिला है। ठीक है, डेट पता लगे 610 ईस्वी में, ध्यान देना। जब 25 वर्ष के हैं तब इनका विवाह एक 40 वर्षीय महिला से हुआ है। जब खुद 40 वर्ष के हो गए, जब पैगंबर साहब खुद 40 वर्ष हो गए, मतलब क्या है 610 ईस्वी में, इसमें 40 ऐड कर दो, कब 610 ईस्वी में इन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की है। 610 ईस्वी में इस्लाम धर्म की स्थापना की है। अब पैगंबर बन गए कौन, हजरत मोहम्मद साहब जी अब पैगंबर बन गए। डेट कौन सा है, 610 ईस्वी में पैगंबर बन गए हैं और इस्लाम धर्म की स्थापना कर दिया है। अब उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार प्रारंभ कर दिया है।
घटना कहाँ की है? मक्का की। कहाँ की घटना है ये? मक्का की घटना है, जब इन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना कर दिया और उसका प्रचार प्रसार का प्रारंभ कर दिया। ध्यान देना, जब भी कोई व्यक्ति मानव इतिहास में जब भी किसी व्यक्ति ने लीग से अलग हटकर काम किया या फिर कुछ नया चीज इन्वेंट किया है, एक नया रास्ता ढूंढा, एक नया मार्ग ढूंढा है, उसे हमेशा क्रिटिक्स का या फिर आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा है, बहुत ज्यादा आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा है। और पैगंबर साहब जी के साथ भी यही हुआ, जब उन्होंने नवीन धर्म की स्थापना कर दी तब उनके साथ भी दुर्व्यवहार हुआ है। और इसी कारण से 622 ईस्वी में पैगंबर साहब मक्का छोड़कर चले गए। कहां पर? मदीना में। ध्यान देना क्या बोल रहा हूं मैं, 622 ईस्वी में पैगंबर साहब मक्का छोड़कर कहां चले गए हैं? मदीना चले गए हैं। कब गए हम? 622 ईस्वी में। और ये एक महत्वपूर्ण डेट है क्योंकि पैगंबर साहब कहां चले गए? मक्का से मदीना। और इसी उपलक्ष्य में हिजरी संवत प्रारंभ कराया गया है। क्या बोल रहा हूं मैं? 622 ईस्वी में जब पैगंबर साहब मक्का से मदीना गए, इसी उपलक्ष्य में एक कैलेंडर स्टार्ट किया गया। नाम क्या है? हिजरी संवत। अपन को पढ़ना भी है, हिजरी संवत, शक संवत, विक्रम संवत, कलसूरी संवत देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। जब पैगंबर साहब मक्का से मदीना गए हैं, इस उपलक्ष्य में हिजरी संवत प्रारंभ कराया गया है। और 632 ईस्वी में मदीना में इनकी मृत्यु हो जाएगी। 632 ईस्वी में मदीना में पैगंबर साहब की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। लेकिन अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने मुसलमानों के 5 कर्तव्य बताए हैं। अपनी मृत्यु से पहले पैगंबर साहब जी ने मुसलमानों के 5 कर्तव्य बताए हैं। कौन कौन से हैं? कलमा, पहला कौन सा है? कलमा। दूसरा है नमाज। दूसरा कौन सा है? नमाज। फिर आता है रोजा, अगला है जकात और लास्ट है हज। एक बार रिपीट कीजिए आप लोग, ठीक है। पहला कौन सा है? कलमा। दूसरा कौन सा है? नमाज। फिर आता है रोजा, फिर आता है जकात, लास्ट में आता है क्या? हज। कलमा, नमाज, रोजा, जकात और हज। जानते हैं इनका मतलब क्या है? कलमा का मतलब क्या है? अल्लाह पर पूर्ण रूप से विश्वास करना। कलमा का मतलब क्या है? अल्लाह पर पूर्ण विश्वास करना। अल्लाह ने ही दुनिया बनाई है और जो भी हो रहा है यहां सब उनकी मर्जी से ही हो रहा है। यही क्या कहलाएगा? कलमा कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा? कलमा कहलाएगा। दूसरा कर्तव्य कौन सा है? नमाज। दूसरा कर्तव्य कौन सा है? नमाज। दिन में 5 बार नमाज की अदायगी करनी है। पैगंबर साहब जी को याद करना है, ईश्वर को याद करना है। वही क्या कहलाया है? नमाज कहलाया है। ये क्या है? इनका दूसरा कर्तव्य है। थर्ड कर्तव्य कौन सा है? रोजा। कौन सा है अगला? रोजा। रमजान के महीने में, रोजा का मतलब क्या है? रमजान के महीने में सूर्य